Good evening. The Global Climate Conference got underway in Glasgow on Monday. Prime Minister Narendra Modi, who is in Glasgow, also addressed the conference, where he said that India will achieve net zero target by 2070. Modi asserted that India is the only country that is delivering in letter and spirit the commitments on tackling climate change under the Paris Agreement. Welcome to this week's episode of Prime Minister Speaking. Prime Minister Narendra Modi told world leaders at the COP26 that India will target a net zero goal by 2070 and aim at increasing its non-fuel energy to 500 gigawatts in its energy mix by 2030. Representing India at the high-level segment for heads of states and government at the UN COP26 at Glasgow, UK, the Prime Minister said that India is working very hard on tackling climate change-related issues. Here are the key takeaways from Prime Minister Narendra Modi's historic speech at the COP26 summit. Friend Boris, thank you. वैश्विक क्लाइमेट डिबेट में एडप्शन को उतना महत्व नहीं मिला है जितना मिटिगेशन को। यह उन विकासशील देशों के साथ अन्याय है जो क्लाइमेट चेंज से अधिक प्रभावित है। भारत समेत अधिकतर विकासशील देशों के किसानों के लिए क्लाइमेट बड़ी चुनौती है। क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव आ रहा है। बेसमय बारिश और बाढ़ या लगातार आ रहे तूफानों से फसलें तबाह हो रही हैं। पेयजल के स्रोत से लेकर अफोर्डेबल हाउसिंग तक सभी को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। एक्सेलेंसी, इस संदर्भ में मेरे 3 विचार हैं। पहला, एडप्टेशन को हमें अपनी विकास नीतियों और परियोजनाओं का मुख्य अंग बनाना होगा। भारत में नल से जल, टैप वाटर फॉर ऑल, स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया मिशन और उज्ज्वला क्लीन कुकिंग फ्यूल फॉर ऑल जैसी परियोजनाओं से हमारे जरूरतमंद नागरिकों को एडप्टेशन बेनिफिट्स तो मिले ही हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार है। दूसरा, कई ट्रेडिशनल कम्युनिटीज में प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का ज्ञान है। हमारी एडप्टेशन नीतियों में इन पारंपरिक प्रैक्टिसेस को उचित महत्व मिलना चाहिए। ज्ञान का ये प्रवाह नई पीढ़ी तक भी जाए, इसके लिए स्कूल के सिलेबस में भी इसे जोड़ा जाना चाहिए। लोकल कंडीशन के अनुरूप लाइफस्टाइल्स का संरक्षण भी एडप्टेशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हो सकता है। तीसरा, एडप्टेशन के तरीके चाहे लोकल हो किंतु पिछड़े देशों को इनके लिए ग्लोबल सपोर्ट मिलना चाहिए। लोकल एडप्टेशन के लिए ग्लोबल सपोर्ट की सोच के साथ ही भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI की पहल की थी। मैं सभी देशों को इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। India has promised to cut its emissions to net zero by 2070, missing a key goal of the COP26 summit for countries to commit to reach that target by 2050. Prime Minister Narendra Modi made the pledge, the first time India has set a net zero target at the Glasgow summit. Net zero or becoming carbon neutral means not adding to the amount of greenhouse gases in the atmosphere. China has announced plans for carbon neutrality by 2060, while the US and the European Union aim to hit net zero by 2050. फ्रेंड्स, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को भी लेकर के आया। मेरी बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का जयघोष है। आज भारत इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में विश्व में 4थे नंबर पर है। बीते 7 वर्षों में भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी में
25% से ज्यादा की वृद्धि हुई है और अब ये हमारे एनर्जी मिक्स का 40% पहुंच गया है। फ्रेंड्स, विश्व की पूरी आबादी से भी अधिक यात्री भारतीय रेल से हर वर्ष यात्रा करते हैं। इस विशाल रेलवे सिस्टम ने अपने आप को 2030 तक नेट जीरो बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेली इस पहल से सालाना 60 मिलियन टन एमिशन की कमी होगी। इसी प्रकार हमारे विशाल एलईडी बल्ब अभियान से सालाना 40 मिलियन टन एमिशन कम हो रहा है। आज भारत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स पर तेजी से काम कर रहा है। इसके साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया का सहयोग करने के लिए इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन भी दिए हैं। सोलर पावर में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल की। क्लाइमेट एडप्शन के लिए हमने कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। ये करोड़ों जिंदगियों को बचाने के लिए एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहल है। PM Narendra Modi on Tuesday launched the initiative for the Resilient Island States for Developing Infrastructure of Small Island Nations, saying it gives a new hope, a new confidence and satisfaction of doing something for the most vulnerable countries. The launch event was also attended by Australian Prime Minister Scott Morrison and UN General Secretary Antonio Guterres. The launch of the infrastructure for resilient island states gives a new hope, a new confidence, Modi said. Excellencies, infrastructure for resilient island states (IRIS) का लॉन्च एक नई आशा जगाता है, नया विश्वास देता है। ये सबसे वनरेबल देशों के लिए कुछ करने का संतोष देता है। मैं इसके लिए कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI को बधाई देता हूं। इस महत्वपूर्ण मंच पर मैं ऑस्ट्रेलिया और यूके समेत सभी सहयोगी देशों और विशेषकर मॉरिशस और जमैका समेत छोटे द्वीप समूहों के लीडर्स का स्वागत करता हूं, उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं UN सेक्रेटरी जनरल का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस लॉन्च के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। एक्सेलेंसीज, पिछले कुछ दशकों ने सिद्ध किया है कि क्लाइमेट चेंज के प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वो विकसित देश हो या फिर प्राकृतिक संसाधनों से धनी देश हो, सभी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इसमें भी क्लाइमेट चेंज से सबसे अधिक खतरा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स सीड्स को है। ये उनके लिए जीवन मृत्यु की बात है, ये उनके अस्तित्व के लिए चुनौती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आई आपदाएं उनके लिए सचमुच प्रलय का रूप ले सकती हैं। ऐसे देशों के क्लाइमेट चेंज न सिर्फ उनके जीवन की सुरक्षा के लिए बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती है। ऐसे देश टूरिज्म पर बहुत निर्भर हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के चलते टूरिस्ट भी उनके पास आने से घबराते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो सीड्स देश सदियों से नेचर के साथ समन्वय में जीते रहे हैं। वे प्रकृति के स्वाभाविक साइकिल के साथ एडेप्ट करना जानते हैं, लेकिन पिछले कई दशकों में हुई स्वार्थपूर्ण व्यवहार की वजह से प्रकृति का जो अस्वाभाविक रूप सामने आया है, उसका परिणाम आज निर्दोष स्मॉल आइलैंड स्टेट्स झेल रहे हैं। और इसलिए मेरे लिए CDRI या आइरिस सिर्फ एक
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, बल्कि ये मानव कल्याण के अत्यंत संवेदनशील दायित्व का हिस्सा है। ये मानव जाति के प्रति हम सभी की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। ये एक तरह से हमारे पापों का साझा प्रायश्चित भी है। फ्रेंड्स, सीडीआरआई किसी सेमिनार से निकली कल्पना नहीं है, बल्कि सीडीआरआई का जन्म वर्षों के मंथन और अनुभव का परिणाम है। छोटे द्वीप देशों पर मंडरा रहे क्लाइमेट चेंज के खतरे को भांपते हुए भारत ने पैसिफिक आइलैंड और कैरिकॉम देशों के साथ सहयोग के लिए विशेष व्यवस्थाएं बनाई। हमने उनके नागरिकों को सोलर तकनीकों में ट्रेन किया, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए निरंतर योगदान दिया। इस कड़ी में आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं भारत की ओर से एक और नई पहल की घोषणा कर रहा हूं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो सीड्स के लिए एक स्पेशल डेटा विंडो को निर्माण करेगी। इससे सीड्स को सैटेलाइट के माध्यम से साइक्लोन, कोरल ड्रीप मॉनिटरिंग, कोस्टलाइन मॉनिटरिंग आदि के बारे में टाइमली जानकारी मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, आईरिस के साकार करने में सीडीआरआई और सीड्स दोनों ने मिलकर काम किया है। यह को क्रिएशन और को बेनिफिट्स का अच्छा उदाहरण है। इसलिए मैं आज आईरिस के लॉन्च को बहुत अहम मानता हूं। आईरिस के माध्यम से सीड्स को टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, जरूरी जानकारी तेजी से मोबिलाइज करने में आसानी होगी। स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन मिलने से वहां जीवन और आजीविका दोनों को लाभ मिलेगा। मैंने पहले भी कहा है कि दुनिया इन देशों को कम जनसंख्या वाले स्मॉल आइलैंड के रूप में देखती है, लेकिन मैं इन देशों को बड़े सामर्थ्य वाले लार्ज ओशन स्टेट्स के रूप में देखता हूं। जैसे समुद्र से निकले मोतियों की माला सबकी शोभा बढ़ाती है, वैसे ही समुद्र से घिरे सीड्स विश्व की भी शोभा बढ़ाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत इस नई परियोजना को पूरा सहयोग देगा और इसकी सफलता के लिए सीडीआरआई अन्य पार्टनर देशों और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करेगा। सीडीआरआई और सभी छोटे द्वीप समूहों को इस नई पहल के लिए फिर से बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Narendra Modi offered prayers at the Kedarnath shrine. After offering prayers at the temple, he unveiled a 12-foot statue of the seer Sri Adi Shankara at the temple premises. He also reviewed the ongoing construction works. Addressing the gathering, the Prime Minister evoked the great spiritual Rishi tradition of India and expressed his indescribable joy on coming to Kedarnath Dham. He thanked all the workers, priests, rural families of the priests, officials and the Chief Minister for relentlessly pursuing the development works of the Dham. हमारे यहाँ कहा जाता है, आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजनम चैवना जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। इसलिए मैं हृदय से ऐसे सभी व्यक्तियों से माफी मांगते हुए इस पुण्य अवसर पर देश के कोने कोने से जुड़े शंकराचार्य, ऋषिगण, महान संत परंपरा के सभी अनुयायी, आप सबको यहीं से प्रणाम करके मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूं।
साथियों, हमारी उपनिषदों में आदि शंकराचार्य जी की रचनाओं में कई जगह नेति नेति, जब भी देखो नेति नेति, एक ऐसा भाव विश्व नेति नेति कहकर एक भाव विश्व का विस्तार दिया गया है। रामचरितमानस को भी अगर हम देखें तो उसमें भी इस बात को दोहराया गया है, अलग तरीके से कहा गया है। रामचरितमानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। दीपावली के पवित्र पर्व पर कल मैं सीमा पर अपने सैनिकों के साथ था और आज तो ये सैनिकों की भूमि पर हूं। मैंने त्योहारों की खुशियां मेरे देश के जवान वीर सैनिकों के साथ बांटी। देशवासियों का प्रेम का संदेश, देशवासियों की उनके प्रति श्रद्धा, देशवासियों के उनके आशीर्वाद, 130 करोड़ आशीर्वाद लेकर के मैं कल सेना के जवानों के बीच गया था। और आज मुझे गोवर्धन पूजा के दिन, और गुजरात के लोगों के लिए तो आज नया वर्ष है, गोवर्धन पूजा के दिन केदारनाथ जी में दर्शन पूजन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान, वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है, जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। इसके साथ ही सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है और मंदाकिनी पर बने पुल से गरुड़ चट्टी, उस मार्ग को भी सुगम कर दिया गया है। और गरुड़ चट्टी का तो मेरा विशेष नाता भी रहा है। यहाँ एक दो लोग हैं पुराने जो पहचान जाते हैं।
मैंने आपके दर्शन किए, मुझे अच्छा लगा। साधु तो चलता भला, यानी पुराने लोग तो अब चले गए हैं। कुछ लोग इस स्थान को छोड़ के चले गए, कुछ लोग इस धरा को छोड़ करके चले गए। अब मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। और मैंने तो पहले देखा है, कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती थी तो यात्री यहां फंस जाते थे, तो इन पुरोहितों के घरों में ही एक एक कमरे में इतने लोग अपना समय बिताते थे। और मैं देखता था कि हमारे पुरोहित खुद बाहर ठंड में ठिठुरते थे, लेकिन अपने जो यजमान आते थे, जो अपने उनकी चिंता करते थे। मैंने सब देखा हुआ है, उनके भक्ति भाव को मैंने देखा हुआ है। अब उन मुसीबतों से उनको मुक्ति मिलने वाली है। साथियों, आज यहां यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेन सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। साथियों, बरसों पहले नुकसान यहां हुआ था, वो अकल्पनीय था। मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? With this, it's a wrap of this week's episode of Prime Minister Speaking. We'll be back again next week. Until then, this is Nandakumar signing off. Thank you for watching and goodbye.